नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे कक्षा 10th की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 35, जिसकी तारीख है 23 सितंबर 2020। आज की यह वर्कशीट हमें कविता अट नहीं रही है, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। इस आधार पर हमें आज की यह वर्कशीट दी गई है। तो चलिए प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। इस कविता में वसंत ऋतु की विशेषताएं बताई हैं और बताया है कि फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और वातावरण को महका रहा हो। तो फागुन खुद तो सांस ले नहीं सकता, तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, यानी कि प्रकृति को हम जब भी मानवों या किसी व्यक्तिगत चीज़ या फिर किसी क्रिया से कंपेयर करते हैं और प्रकृति को बिल्कुल ऐसा बताते हैं कि वो मानव हो, तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? मानवीकरण अलंकार। कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है जैसे तुम आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है, इसीलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूँ पर मेरी आंखें हट नहीं रही, क्योंकि वसंत ऋतु इतनी सुंदर होती है, मनभावनी होती है कि कवि की आंखें नहीं हट रही। यहाँ फागुन माह का मानवीकरण किया गया है। तो इस कविता को आप समझ गए होंगे अभी तक। तो यहाँ बताया है कि प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब इस धरा में समा नहीं पा रही, यानी कि इतनी सुंदरता हो गई है कि धरती में अब ये सुंदरता समा नहीं पा रही। और यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है। ठीक है, मानवीकरण यानी कि मानवों से कंपेयर। चलिए इस गद्यांश के हिसाब से यानी कि प्रस्तुत भावार्थ के अकॉर्डिंग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो प्रश्न नंबर 2, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? कवि ने सिर्फ और सिर्फ फागुन माह को क्यों यहाँ पर ज़्यादा विशेषता दी है, तो इसके बारे में बताना है। उत्तर है, हर ऋतु की अपनी विशेषता होती है, लेकिन फागुन शायद अन्य सब ऋतुओं से अलग है। फागुन में दृश्य पटल पर तरह तरह के रंग बिखरे हुए मिलते हैं। यह वह ऋतु होती है जब पेड़ों में नए पत्ते निकलते हैं, यानी कि वसंत ऋतु, और नाना प्रकार यानी नाना का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं। हवा में फूलों की मादक सुगंध भरी हुई होती है। और ये है हमारा उत्तर नंबर 2, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है? मतलब अपना फेवरेट सीजन बताना है आपको यहाँ पर, और उसकी विशेषताएं लिखनी है कि आपको वह सबसे अच्छा क्यों लगता है। तो मेरा उत्तर यहाँ पर है, आपका उत्तर अलग हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस आंसर को। वैसे तो सभी ऋतु मुझे पसंद हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात की ऋतु सभी अपने आप में खास हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वसंत ऋतु पसंद है। वसंत ऋतु सर्दियों के बाद आती है और इसका आगमन फरवरी या मार्च में होता है। इस ऋतु में ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी। इस ऋतु में प्रकृति खिली खिली नज़र आती है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी माना जाता है। पुष्प, फसल सब लहराते हैं। हवाओं में सुगंध सी महसूस होती है। पेड़ों पर पुरानी पत्तियां झड़कर नई पत्तियां आती हैं। समस्त वातावरण में नई स्फूर्ति आ जाती है। वसंत ऋतु में होली, वसंत पंचमी जैसे त्योहार भी आते हैं। इसी प्रकार आपको अपने फेवरेट सीजन के बारे में लिखना है कि वो आपका फेवरेट क्यों है। अगला, मैंने जैसे कि आपको परिचय में ही बताया था कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है।
जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी कि निर्जीव चीज़ों से सजीव चीज़ों को दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे, फूल हंस नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। कलियाँ मुस्काएं, इस उदाहरण में हंसना व मुस्काना मानवीय क्रियाएं हैं जिनको फूलों व कलियों के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ही प्रस्तुत कविता में से मानवीकरण अलंकार के 2 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। उत्तर नंबर 4 है, कहीं सांस लेते हो, ये पंक्ति थी। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, मतलब फूलों की माला तुम पर पड़ी हुई है ऐसा लग रहा है, तो फूलों की माला प्रकृति पर तो नहीं पड़ सकती, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मानवीकरण किया है। और भी पंक्तियाँ हैं इस कविता में, परंतु मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 उदाहरण लिखे हैं क्योंकि प्रश्न में 2 ही पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 5 यानी अंतिम प्रश्न है, इसमें हमें गतिविधि बेस्ड है। कुछ परिचय हमें ऊपर दे रखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और इसी प्रकार से हमें अन्य जानकारी इकट्ठी करनी है और उनकी विभिन्न रचनाओं, जो भी उनके राइटर्स पोएम्स एंड ऑल हैं, उनके बारे में लिखना है। आप इस कार्य में विभिन्न स्रोतों की सहायता ले सकते हैं, यानी कि विभिन्न स्रोतों की सहायता यानी कि नेट का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से तो आपको हेल्प मिल ही रही है। आप इस परिचय को बड़ा भी कर सकते हैं। आप जितना भी लिखना चाहें, जितनी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, आप कर सकते हैं। मेरा उत्तर है, दुखों व संघर्षों से भरा जीवन जीने वाले विस्तृत सरोकारों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य से हुआ, जिसके 8 खंड हैं। स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एट लास्ट आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।